इनको समझने के लिए मैंने आपको दे दिया है, किताबों में होता है, लेकिन आया कहां से, वहां से जाकर। तो हमारे पास एक नियम है अफबाउ का। देखिए मैंने सवाल को रोक दिया। मेरा सवाल क्या था, चारों क्वांटम संख्या पूछ ली थी मैंने 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए। ये था मेरा सवाल कि मुझे एड्रेस चाहिए था। एड्रेस को जानने के लिए हमारे पास कुछ नियम दिए गए। हमारे वैज्ञानिकों ने वर्क किया कैसे एड्रेस निकाला जा सकता है, तो उसको नियमों के रूप में हमारे पास है। तो देख रहे हैं नियम क्या है। तो पहला नियम है हमारे पास अफबाउ का नियम। अफबाउ का नियम, अफबाउ ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में जाता है जिसकी ऊर्जा कम होती है। अब ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हम जानते हैं, नेचुरल रूल है, प्रकृति का नियम है कि हमेशा कोई भी चीज है उस और मूव करती है जहां पर उसकी स्टेबिलिटी होती है। जैसे हवा चलती है तो उसमें गति क्यों है, स्टेबिलिटी के लिए। उच्च दाब पर स्टेबिलिटी कम है, निम्न दाब की ओर जाती है जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़े। जब दाब बराबर हो जाता है दोनों सिरों का तो स्टेबल हो जाती है हवा, फिर वो गति नहीं करती। ये पंखे, बिजली, ये सारे स्टेबिलिटी के लिए, उच्च वोल्ट से निम्न वोल्ट की ओर, पानी उच्च तल से निम्न, ये सारे स्टेबिलिटी के लिए अपने आप ऑटोमेटिक आ गए हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन भी ऑटोमेटिक जा रहा है। तो इन्होंने कोई नई बात नहीं कही थी, इन्होंने बात वही कही थी जो होती है, यूनिवर्सल रूल है कि इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां पर इसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। अब उस संस्थान में पढ़ेंगे जहां पर पढ़ाई अच्छी होती है, क्योंकि पढ़ाई से स्टेबिलिटी आएगी। तो हर तरफ मूवमेंट जो होता है वो स्टेबिलिटी की ओर होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अफबाउ का जो नियम है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में जाएगा जिसकी स्टेबिलिटी अधिक है। अब पता कैसे चले कि किसकी ऊर्जा कम है और स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसके लिए फिर एक नियम और दिया गया, N+L का नियम। ये अफबाउ के नियम का अनुप्रयोग है, कोई अलग से नियम नहीं है। यानी कि आप N+L को जोड़िए। इस बात को इन्होंने आइडेंटिफाई करना था कि किसकी ऊर्जा अधिक होती है और किसकी कम। तो जब प्रैक्टिकली डेटा मिले उनके आधार पर उन्होंने ये एक निष्कर्ष दिया था N+L का। N आपको मालूम है, जैसे मैं बात करूं 1s 2s 2p 3s 3p 3d, इसके लिए N आपको मालूम है। N का मान क्या है, 1। मैंने कहा था कि S की पहचान करने के लिए उसकी कोष की संख्या पहले लिख दी जाती है, जिससे पता चलता है वो पहले कोष का है। तो N बराबर 1 है, प्लस L का मान, क्योंकि N तो हो गया, N का मान S के लिए मैंने आपको बता दिया 0 होता है। तो ये हो गया 1 + 0 1। L का मान 1s के लिए हो गया, N+L का मान 1। 2s के लिए तो N का मान क्या है 2 और s है तो L का मान क्या होगा 0, यानी कि ये कितना हो गया 2, यानी कि N+L हो गया 2। इसी तरह से 2p के लिए तो 2p के लिए 2 + L का मान 1, यानी N+L हो गया 3। ऐसे ही ये दोनों हो गए। 3s के लिए 3 + 0 3, 3p के लिए 4 और 3d के लिए 5। इस तरीके से N+L का मान आ गया। जब N+L का मान आया तब इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में जाएगा जिसके लिए N+L का मान कम है। N+L का मान कम है मतलब उसकी ऊर्जा कम है। क्योंकि इन्होंने नियम में तो कह दिया कि भाई वहां जाएगा जिसकी ऊर्जा कम है, लेकिन अब ऊर्जा का निर्धारण कैसे किया जाए, तो उसके लिए दिया था N+L का नियम। उन्होंने कहा था कि उसकी कम होगी जिसके लिए N+L का मान कम आए। अब यहां पर समस्या ही आ गई कि दो कक्षक ऐसे हो गए जिसके लिए समान है। उस कंडीशन में फिर क्या करें, तो उन्होंने फिर लाइन को ब्रेक किया और अगली लाइन जो लिखी थी वो ये थी कि जब दो कक्षकों के लिए N+L का मान समान हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसके लिए N का मान कम है, विशेष कंडीशन। तो यहां पर अगर हम देखें दोनों के लिए N+L तो 3 है, लेकिन L का मान कम किसके लिए, इसके लिए। तो पहले जाएगा 2s, सॉरी 2p, ठीक। तो 2p उसके बाद 3s। तो दोनों चीजें हो गई। जिसके लिए न्यूनतम है उसमें पहले वो भर गया, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसे बढ़ेंगे। जब दो की समान हो जाती है तो वहां पर कंपेरिजन करते हैं N की। तो यहां पर अब हम देख रहे हैं N+L के मान निकालते हैं पहले। तो N+L के मान जैसे हमारे पास आ गया 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4l 5s। अब देखिए 1s के लिए 1 क्योंकि 1 + 0 1, 2 2 + 0 2 2 + 1 3 3 + 0 3 3 + 1 4 3 + 2 5 4 + 4
ये 5 6 7। अब इनको ऑर्डर में जमा दीजिए। 1s, इसके बाद 1s, इसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 3s, 3p, इसके बाद लिखिए 3p के बाद 3D 4s। देखिए 3d का 5 है, 4s का 4, तो पहले जाएगा 4s में। 4s भरने के बाद फिर यहां जा सकता है और यहां जा सकता है, लेकिन दोनों में से कौन सा चूज करेगा? 3d। 3d और उसके बाद क्या जाता है? 4p। इस तरीके से अब ये हमारे पास निकल के आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो इस क्रम में भरेंगे। और अब जरा एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। इसको काटिए, यहां से आया था ये आफवाह के नियम का अनुप्रयोग, ये सॉर्ट है। तो जब हम सॉर्ट पढ़ेंगे जब उसका हमें बेस पता हो। तो यहां पर आप देखेंगे 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, 4s, ये यहां से आता है। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया। और जो ये आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो विन्यास है वो यहां से दर्शाया जाता है। ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको मैंने बता दिया था एस के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। क्लियर? जो हमने अभी संख्या देखी थी कि एस में एक कक्षक होता है और एक कक्षक के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। यहां पर एस है तो कितने आ सकते हैं अधिकतम? 2। एस के अंदर तो अधिकतम 2 ही हो सकते हैं। पी के अंदर 3 कक्षक है और एक कक्षक के अंदर अधिकतम 2, तो पी के अंदर कितने हो सकते हैं? 6। इसी तरह से एस है तो कितने आएंगे? 2। पी है तो 6। एस है 2। डी में 5 कक्षक है, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी है तो 6 आ सकते हैं। अब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा था 15, तो 15 आप लिख लीजिए। 2 और 2 4, 10, 12 और 3 15। यानी कि इसको यहां तक अगर ले लिया जाए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ये कितने हो गए? ऊपर इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, ऊपर 2 और 2 4, 10 और 2 12 और 3 15। ये हो गया परमाणु क्रमांक 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप इसको आगे ले सकते हैं, आप इसको आगे क्रम बना लें। एक बार क्रम बना के अगर कहीं भूल जाते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो आपके पास परमाणु का ये है डायग्राम। यहां से कुछ भी उठा लीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा उसमें। तो यहां पर हमारे पास ये आ गया 3p3। ऐसे हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन, जैसे मुझे लिखना है 20, ये कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20, तो आप लिखिए यहां तक तो हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितने हुए यहां तक? 18। और उसके बाद अगला क्या आएगा? 4s2। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विन्यास भी आ जाएगा तब हम उस सवाल का जवाब देंगे 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो एक तो नियम हो गया हमारे पास अफवाह का। अफवाह का नियम क्या बता देता है? अफवाह का नियम बता देता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा। यह जो स्थिति है वो कौन सा नियम एक्सप्लेन कर देता है? अफवाह का नियम। एक नियम और है, दूसरा है, ये एक नियम क्लियर हुआ अफवाह का। दूसरा नियम है हमारे पास पाउली का अपवर्जन का नियम। इन्होंने कहा था कि किसी कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समान नहीं हो सकता। छोटी सी बात है, ज्यादा हम नियमों को बहुत ज्यादा उलझे नहीं। साफ सा कहा था, निष्कर्ष है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में, जब किसी भी कक्षक में जब 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उनका चक्रण हमेशा विपरीत होगा। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। यही नियम पूरा क्या था? पाउली का अपवर्जन का। ये तो हो गया सारांश। किताब की भाषा ये कहती है कि किसी कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। किताबी भाषा क्या है? चारों क्वांटम कि किसी कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। तो चौथी तो वैसे समान नहीं होगी भाई। जो एस है वो तो हमेशा क्या होगी? अलग होगी। तो बात तो वही है।
इसको अगर हम सारांश के रूप में लें तो सीधा सा अर्थ आता है इसका कि किसी कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समान नहीं हो सकता। वो दो इलेक्ट्रॉन एक कोष में हो सकते हैं, एक उपकोष में भी हो सकते हैं, एक कक्षक में भी हो सकते हैं, यानी तीनों चीजें समान हो सकती है। जो समान नहीं होगी वो होगी चौथी चीज एस। इसका मतलब हम सीधा सा आ जाते हैं कि किसी कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समान नहीं हो सकता। ठीक, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि कभी भी एक कक्षक में जब आप इलेक्ट्रॉन बनाए तो ऐसे न बनाए। अगर ऐसे आपने बना दिया तो पाउली के नियम टूट गए। सवाल के बाद पूछे जाते हैं कंपटीशन में कि निम्न में से कौन सा विन्यास पाउली के अपवर्तन के नियम का पालन नहीं कर रहा, तो वहां पर आपको ऐसे तीर के रूप में दर्शाए जाएंगे। अगर ये है तो ये पाउली का नियम का खंडन है। ठीक, तीसरा एक नियम और कुंड का अधिकतम बहुकता का नियम। अधिकतम बहुकता का नियम, बस ये 3 नियम के बाद फिर अपन फराटेदार करने वाले हैं। तो तीसरा नियम है कुंड का अधिकतम बहुकता का नियम। ये नियम ये कहता है कि किसी उपकोष में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो सिंगल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। क्या है नियम? अधिकतम बहुकता। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा अधिकतम किसकी होगी? सिंगल इलेक्ट्रॉन की। जैसे हमारे पास ये डी है, डी उपकोष है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरने 7। एक तरीका तो ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 भर दिए। अगर ऐसा विन्यास दे दिया है सवाल में, 4 ऑप्शन है और ऐसे विन्यास दिए हुए हैं और पूछा है कि कौन सा नियम टूट रहा है, तो सबसे पहले कौन सा टूट रहा है? कुंड का अधिकतम बहुकता का नियम, क्योंकि इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। जबकि अगर इसको सही तरीके से अगर व्यवस्थित किया जाए तो सिंगल इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने आ सकते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन इसमें अधिकतम सिंगल हो सकते हैं। तो ये जो अगर विन्यास है ये किसका पालन कर रहा है? कुंड का अधिकतम बहुकता का नियम। वैसे भी इस चीज को व्यवहारिक रूप से समझा जा सकता है। अगर हमारे पास 5 कमरे हैं और 7 लोग आ जाए और उनसे कहा जाए तुम सो जाओ, तो ऐसे सोएंगे? ऐसे ऐसे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, प्रतिकर्षण कम होगा, आजादी होगी। हर कोई स्टेबिलिटी और आजादी चाहता है। जैसे हमारे पास हमने कहा कि हमारे पास कितने कमरे हैं? 5 और लोग कितने हो गए? 7। तो कैसे सोएंगे? ऐसे तो वो सोना पसंद नहीं करेंगे कि खाली रहे और ऐसे एडजस्ट हो जाए। वो हमेशा कैसे जाएंगे? पहले जाएंगे एक एक ढूंढेंगे सब पहले कि भाई एक एक मिले हमें सिंगल। जब नई जगह मिलेगी तब जाके वो क्या होगा? सेटल होगा। तो नियम यही था, जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब सारे कक्षक भर जाएंगे तब जाके पेयरिंग यानी युग्मन प्रारंभ होगा, तब जाके वो जोड़े में रहना पसंद करेंगे। तो ये नियम में कोई अलग नहीं है, सारे नियम है वो जो हमारे नेचर है, पदार्थ क्या है, सारे नेचुरल रूल्स फॉलो करते हैं। हमने इसको एक अलग किताब में डाल दिया, लेकिन अलग किताब में नहीं है। वो सारे नियम हमारे पास व्यवहारिक लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया कुंड का अधिकतम बहुकता का नियम, जिसमें हम कह रहे हैं कि जब वो कोष में यानी कोई बिल्डिंग है, जब वो भरी जाती है तो पहले उसमें एक एक जाएंगे, उसके बाद जब पूरी भर जाएगी, सारे कमरे भर जाएंगे, तब जाकर उसमें पेयरिंग शुरू होगा। और 2 से ज्यादा तो एक में हो ही नहीं सकते। एक कमरे में 2 से ज्यादा लोग अलाउ नहीं, तो 2 से ज्यादा होंगे नहीं। यानी पेयरिंग कब होगी? जब पहले सभी एक एक भर जाएंगे। तो या तो इसको 2 तरह से कह सकते हैं सोहन के नियम को, जैसे हमने पाउली को 2 तरीके से कहा था, इसको भी 2 तरीके से कह सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए, यानी सिंगल ज्यादा से ज्यादा होगा। दूसरे रूप में ये कह सकते हैं कि पहले एक एक भरेगा, जब सारे कक्षक भर जाएंगे तब युग्मन प्रारंभ। ठीक, तो ये हमारे पास तीनों नियम हो गए। अब तीनों नियमों का सपोर्ट लेकर हम वापस चलते अपने सवाल के। 3 नियम हमने ले लिए साथ में, क्योंकि इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 नियम की आवश्यकता पड़ेगी। पाउली का अपवर्जन का नियम, अफवाह का नियम, कुंड का अधिकतम बहुकता का नियम। ठीक है, तो चलिए जैसे हम अब बात करते हैं 15वां इलेक्ट्रॉन और 4 क्वांटम संख्या। तो 15वें इलेक्ट्रॉन का पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये हमने अभी सीख लिया इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखा जाए, तो हमने वैसे लिखा। अब ये हमारे यहां तक 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हमें तो 15वां चाहिए ना। यहां तक तीसरा और चौथा पूरा हो गया, यहां तक हमें मतलब ही नहीं है। यहां तक हमारे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पर हमारे 12 इलेक्ट्रॉन और 15वां इलेक्ट्रॉन यहां कहीं स्थित है। तो आप अपनी नजर इस पर रखिए, यहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन है, एड्रेस यहां से निकलेगा।
अब इसको हमने निकाल लिया, 15वां इसमें है, इसको ले लिया 3p3। अब इसके लिए ले लीजिए n बराबर क्या है 3, l बराबर क्या है p के लिए 1, n बराबर देखना है। तो देखिए जैसे मैंने कहा था ये 3 है, px pz ले लीजिए, py क्यों ले रहे हैं, क्योंकि +1 0 -1, इसलिए z मैंने बीच में ले लिया। ठीक, अब इसके लिए वैल्यू हो गई थी -1 0 +1। 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं p में, किस नियम से भरने, हुंड के नियम से। तो एक गया, दूसरा गया, नियम का हमें पालन करना। तीनों ऐसे भी भर सकते थे, ऐसे भी भर सकते, लेकिन हुंड के नियम का पालन नहीं होता, इसलिए हुंड के नियम से भरने हैं। ये तीनों भर गए। अब यहां तक हमने देख लिया, यहां तक कौन सा, ये 10वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 2 4 और 6 10, ये 11 और 12, 11 और 12 यहां हो गए। तो ये कौन सा हो गया 13, ये जो होगा वो कौन सा होगा 13, ये 14 और ये 15। तो हमें तो कौन सा चाहिए 15वां इलेक्ट्रॉन। 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या है +1, और चौथा है s, क्योंकि ऊपर की तरफ है तो +1। ये हो गया 15वें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। ऐसे ही हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस निकाल सकते हैं। पहला सवाल आता है कि सवाल में यही दे दिया जाता है कि 15वें इलेक्ट्रॉन या 10वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या कौन सी, क्या हो। ऑप्शन में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन बना दिए, तो उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना होता है इसका एड्रेस क्या है। दूसरा सवाल ये होता है कि एड्रेस दे दिया, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमने देखा 20वां इलेक्ट्रॉन, इसका हमें एड्रेस देखना है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 देख लीजिए, हमें 20 तक भरना है। 20 तक कितने हो गए, यहां तक 20वां हो गया। अब 2 4 10 तक हो गए, 12 18 19 और 20 इसमें है, इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि हमने ले लिया यहां पर 4s2। अब n का मान 4, l का मान 0, s के लिए 0, n का मान, क्योंकि s में एक ही कक्षक है और उसके लिए एक ही मान होता है 0, तो ये क्या हो गया 0। और अब बात करते हैं, चूंकि s है और s में 2 है, कितने हैं 2, तो दोनों भरिए। यहां तक कितने हो रहे हैं 18, यहां तक 18। तो ये क्या हो गया, पहला हो गया 19वां और दूसरा हो गया 20वां। तो हमें तो इसकी जरूरत है, ये 20वां। तो 20वें के लिए s बराबर क्या हो गया, इस तरीके से ये हो गया एड्रेस किसका 20वें इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो पहला तो सवाल ये हो सकता है कि हम किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस निकालें। दूसरा होता है एड्रेस दे दें और इलेक्ट्रॉन की जानकारी ले लें। जैसे हमारे पास ये सवाल है, मान लीजिए हमने कहा किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ये है, तो यह इलेक्ट्रॉन कहां स्थित होगा। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, चौथा कोष है ना, s उपकोष, n बराबर 0, n बराबर क्या हो गया 4 और s हो गया। तो n बराबर 0 तो इसके लिए हमेशा ही होगा, उससे तो कोई नई चीज निकली नहीं, s तो हमेशा 0 होगा। अब बात आती है कि -12, अगर मान लीजिए +12 होता तो ये 1 आता, लेकिन -12 है तो क्या हो जाएगा 2 आएगा, यानी इसका विन्यास क्या होगा 4s2। ऑप्शन होंगे 4, मान लीजिए ये आ गया 4s1 चौथा, दूसरा ऑप्शन, तीसरा है 4p1 और चौथा है 4p2। ये 4 ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहां होगी 4s2 में। उन्होंने क्या दिया, एड्रेस दिया, आपसे स्थिति पूछी, तो दूसरा सवाल इस तरीके से हो सकता है। ठीक, एक और ले लेते हैं। जैसे हमने कहा n बराबर 3, l बराबर 2, n बराबर +1, s बराबर -2। ये कहते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसके बारे में मैंने ये लिखा, वो इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तो देखिए n बराबर 3, 3
L बराबर 2D। अब बात करते हैं n, n कितने हैं यहाँ पर? 3 क्लास है, 5 +2 सॉरी -2 -2 -1 0 +1 +2। ये कह रहे हैं कि आप बताइए n बराबर +1, ये हमने दे दी उसकी संख्या है, उसका एड्रेस दे दिया और पूछ रहे हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है, किस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉन बता दिया था, एड्रेस पूछा था, अब एड्रेस दे दिया और इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं। तो हम चल रहे हैं वापस से। हमने यहां से लिया 3, यहां से ले लिया D और M के लिए हमारे पास मालूम है, यानी इलेक्ट्रॉन यहां 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 स्थित है। इस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानकारी कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्लस नहीं है, माइनस है। तो आप पहले भरिए पूरा, ये तो सारे प्लस है, 3D नहीं, ये तो सारे प्लस है। ये क्या होगा? अब वाकई माइनस आएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा? 3D नहीं, 3D। ये कौन सा हो गया? ये 9th इलेक्ट्रॉन, 3D 9। ये विन्यास आएगा। और अगर ये पूछा है कि इलेक्ट्रॉन कौन सा है, नंबर पूछा है इलेक्ट्रॉन का, तो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 3D 9 तक चलिए, 3p6 4s2 उसके बाद 3D 9, यहां तक चलिए और काउंट कर लो। यहां तक 20 और 9 29, ये 29th इलेक्ट्रॉन, 29वां इलेक्ट्रॉन, ठीक, क्लियर। तो विन्यास के रूप में भी पूछ सकते हैं और उसका नंबर भी पूछ सकते हैं। तो ये हमारी चारों क्वांटम संख्याएं का एप्लीकेशन है कि किसी इलेक्ट्रॉन को ढूंढने में ये चारों संख्याएं सहयोग करती है, उसकी जानकारी हमें प्रदान करती है। और जब ये जानकारी मिल जाती है तो उसकी ऊर्जा, वेग, उन सब चीजों की भी कैलकुलेशन आगे चल के हम कर सकते हैं। वो आगे डिटेल है, वो पढ़ेंगे कभी जब स्पेसिफिक एटम को पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारे पास परमाणु की संरचना, ठीक। तो आज इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए यानी कि आवर्त सारणी के लिए हम फिर से इस बेस को आधार बनाते हुए नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे।